चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम पृथ्वी पर मौजूद जीवन की इस विशाल दुनिया को एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स पुस्तकालय की तरह देखने वाले हैं। जरा सोचिए कि हर जीव एक किताब है और हर किताब की अपनी एक अनोखी कहानी है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब हमारे आसपास करोड़ों अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, तो वैज्ञानिक इस विशाल भीड़ को समझते कैसे हैं? मतलब इतनी बड़ी संख्या को ऑर्गेनाइज करने का आखिर कोई तो तरीका होगा। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। और ये जो माइंड मैप है ना, यही हमारा गाइड या रोड मैप होने वाला है। इसके सहारे हम उन तरीकों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक जीवन के इस विशाल पुस्तकालय को एक तरतीब से जमाने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ भी ऑर्गेनाइज करने से पहले सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देना जरूरी है। आखिर हम किस चीज को जीवित या सजीव कहते हैं? मतलब इस लाइब्रेरी में किताब कहलाने की डेफिनेशन क्या है? तो वैज्ञानिकों ने कुछ खास पैमाने तय किए हैं। देखिए, कोई भी चीज जो बढ़ती हो, अपने जैसी संतान पैदा कर सकती हो, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो, यानी ऊर्जा बनाने और इस्तेमाल करने के लिए केमिकल रिएक्शंस होते हों, जो सेल्स या कोशिकाओं से बनी हो और अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकती हो, जिसमें चेतना हो, उसे ही हम जीवित मानते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जीवित क्या है। अब आती है अगली चुनौती, हर जीव को एक ऐसा नाम देना जिसे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक पहचान सके। सोचिए, अगर हर किताब का एक अनोखा यूनिवर्सल नाम ना हो तो कितनी गड़बड़ी होगी। और इसी मुश्किल का हल है द्विपद नामकरण, अंग्रेजी में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर जीव को 2 शब्दों का एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है और ये नाम पूरी दुनिया में सिर्फ उसी का होता है, यूनिक। अब इस नाम का स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प है। पहला शब्द उसके वंश यानी जीनस को बताता है, जो एक तरह से उसके करीबी रिश्तेदारों का ग्रुप है। और दूसरा शब्द उसकी जाति यानी स्पीशीज को बताता है, जो उसे एक अलग स्पेसिफिक पहचान देता है। चलिए एक आसान सा उदाहरण देखते हैं। आम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ मैंगीफेरा उसके वंश का नाम है और इंडिका उसकी जाति का। अब इस एक नाम से दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक तुरंत समझ जाएगा कि किस पौधे की बात हो रही है। इस शानदार सिस्टम को बनाने का श्रेय जाता है कैरोलस लिनियस को। एक तरह से हम उन्हें इस लाइब्रेरी का हेड लाइब्रेरियन भी कह सकते हैं, जिन्होंने कैटलॉग बनाने का ये यूनिवर्सल तरीका खोज निकाला। और हाँ, इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो, ये पक्का करने के लिए बाकायदा कुछ नियम कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं। अब क्योंकि पौधे और जानवर अलग अलग हैं, तो उनके नियम भी अलग हैं। ICBN पौधों के नाम रखने के नियम बनाता है और ICZN जानवरों के लिए। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। हर किताब का एक यूनिक नाम तो हो गया, लेकिन अब सवाल है कि उन्हें लाइब्रेरी की अलमारियों पर कैसे रखा जाए। मतलब कौन सी किताब किसके पास रखी जाएगी? इसका जवाब है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर अलग-अलग ग्रुप्स या रैंक्स में रखा जाता है, बिल्कुल लाइब्रेरी की शेल्फिंग प्रणाली की तरह। इस पूरे सिस्टम की नींव, इसकी सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है जाति या स्पीशीज। एक जाति में वो सभी जीव आते हैं जो आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। जो मिलती जुलती जातियां होती हैं, उन्हें एक बड़े ग्रुप, वंश या जीनस में रखा जाता है, जैसे शेर, बाघ और तेंदुए। ये सब अलग अलग जातियां हैं, लेकिन एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं, इसलिए इन्हें एक ही वंश पैंथेरा में रखा गया है। फिर मिलते जुलते वंशों को मिलाकर बनता है एक कुल यानी फैमिली। जैसे पैंथेरा वंश जिसमें बड़ी बिल्लियां हैं और फेलिस वंश जिसमें घरेलू बिल्लियां आती हैं। इन दोनों को मिलाकर बनता है फेलिडाई कुल, मतलब पूरा बिल्ली परिवार। अगला लेवल है गण यानी ऑर्डर। इसमें बिल्ली परिवार यानी फेलिडाई और कुत्ते परिवार यानी कैनिडाई जैसे सभी मांसाहारी जानवरों के कुलों को एक साथ कार्निवोरा गण में रखा जाता है। अब देखिए, कार्निवोरा गण और प्राइमेट्स गण, जिसमें बंदर और इंसान आते हैं। इन सबको मिलाकर बनता है ममेलिया वर्ग यानी स्तनधारी। क्यों? क्योंकि इन सभी में कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे शरीर पर बाल होना और बच्चों को दूध पिलाना। और फिर स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप, इन सभी वर्गों को एक साथ संघ कॉर्डेटा में रखा जाता है।
वजह? क्योंकि इन सभी में जीवन के किसी न किसी स्टेज पर रीढ़ की हड्डी जरूर होती है। और सबसे ऊपर सबसे बड़ा ग्रुप है जगत, यानी किंगडम, जैसे कि पादप जगत या जंतु जगत। तो आप देख रहे हैं ये पदानुक्रम या हायरार्की कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हर जीव इन सभी श्रेणियों में एकदम सही जगह फिल बैठता है, बिल्कुल एक विशाल फैमिली ट्री की तरह। तो अब हमने नाम रखने और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का ये पूरा सिस्टम तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि वैज्ञानिक यानी जीवन की ये लाइब्रेरियन इस सिस्टम को बनाने और मेंटेन करने के लिए आखिर किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए उनके पास कई तरह के टूल्स होते हैं। जैसे हर्बेरियम में पौधों का कलेक्शन होता है, म्यूजियम में संरक्षित जीव होते हैं, बोटैनिकल गार्डन में जीवित पौधे और जूलॉजिकल पार्क में जीवित जानवर। और एक तरह की गाइड बुक होती है जो जीवों की पहचान करने में मदद करती है। हर्बेरियम को आप एक तरह से पौधों की लाइब्रेरी कह सकते हैं। यहाँ पौधों के सैंपल्स को सुखाकर और प्रेस करके शीट्स पर लगा दिया जाता है ताकि आने वाले समय में उनकी स्टडी की जा सके और एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। ठीक इसी तरह म्यूजियम में पौधों और जानवरों दोनों के सैंपल्स को लंबे समय तक स्टडी और रेफरेंस के लिए संभाल कर रखा जाता है। ये वैज्ञानिकों के लिए एक बेहद कीमती खजाना है। तो हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिक जीवन की इस हैरान कर देने वाली विविधता को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि हर दिन नई नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के इस विशाल पुस्तकालय में अभी और कितनी अनपढ़ी किताबें हैं, कितने नए अध्याय लिखे जाने बाकी हैं।